यहां से स्टार्ट करना है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो क्या होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत? तो मैक्स प्लांक के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित नहीं होता है। ऐसा किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने, कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित नहीं होता है, तो किसके रूप में होता है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में या क्वांटम के रूप में उत्सर्जित होता है। और इन बंडलों को ही उसने क्या बोला था? फोटोन कहा था, ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित नहीं होता, बल्कि किसके रूप में होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या क्वांटम के रूप में उत्सर्जित होता है। और इन बंडलों को ही क्या कहा उसने, प्लांक ने? फोटोन। और इन बंडलों को ही क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। क्लियर है? हाँ। अब इसने एक फॉर्मूला भी दिया था, तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं। उत्सर्जित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख पा रहे होंगे। उत्सर्जित ऊर्जा E बराबर एच न्यू। क्या होता है उत्सर्जित ऊर्जा का फॉर्मूला? E बराबर एच न्यू। यहाँ पर न्यू का क्या मतलब है? न्यू का मतलब है प्रकाश कणों की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। और ये कैपिटल जो एच है उसका क्या मतलब है? एच का मतलब है प्लांक का स्थिरांक, ये नियतांक है, प्लांक नियतांक। और इस प्लांक नियतांक का एक मान होता है, फिक्स मान है। वो कितना होता है? प्लांक स्थिरांक एच का मान होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड प्रति मोल। ये एमकेएस में है। कितना है? 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड प्रति मोल। और अगर हम इसको सीजीएस में देखें तो सीजीएस में कितना होगा? सीजीएस में होगा ये 6.63 गुणा 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड प्रति मोल, ठीक है। अब जो न्यू है, न्यू का एक फार्मूला होता है। न्यू मतलब प्रकाश कणों की आवृत्ति निकालने का। उसका क्या फार्मूला होता है? तो नीचे आप देख पा रहे होंगे। उसका फार्मूला है न्यू न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लैम्डा का क्या मतलब है? लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा ई का जो उत्सर्जित ऊर्जा थी उसका फॉर्मूला था ई बराबर एच न्यू। तो न्यू का फॉर्मूला हमने न्यू की जगह ये सी अपॉन लैम्डा रख दिया है। तो ई का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? ई बराबर एच तो वैसा का वैसा ही है, सी अपॉन लैम्डा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है? ये क्लियर है? ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा कहाँ से आया, समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो ये हमारा प्लांक का हो गया क्वांटम सिद्धांत। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला बोहर का परमाणु मॉडल है। बोहर का परमाणु मॉडल, हाँ।
तो बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बताया उसको हम देखेंगे एक एक करके। तो उसमें भी सबसे पहले पॉइंट देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने बताया था परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं और नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, बोहर त्रिज्या आर कहलाती है। ठीक है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बोहर त्रिज्या आर कहलाती है, स्मॉल आर कहलाती है। ठीक है, और ये बोहर त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, आप देख पा रहे होंगे, ये फार्मूला है, बोहर त्रिज्या स्मॉल आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो ये बोहर त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर आप बोहर त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में निकालना चाह रहे हैं तो उसका एक और अलग फॉर्मूला है, वो क्या है, स्मॉल आर बराबर 0.529 गुणा एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये एंगस्ट्रॉम में निकलेगा यहाँ से, इस फॉर्मूले से। अगर आप बोहर त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में निकालना चाह रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एन है, एच है, एम है, जेड है, ई है, उसका क्या मतलब है, तो उसके मतलब भी लिखे हैं। एन का मतलब क्या है, कक्षा, जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक, और एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान, और एच का मतलब आपको पता ही है। एच का क्या मतलब है, एच का मतलब है प्लांक का नियतांक। और क्या था उसमें, एच का मतलब, और ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा पॉइंट क्या बताया, तो दूसरा है किसी कक्षा किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। मतलब कि कोई भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पता करना है तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ई बराबर -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, यह फॉर्मूला -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की घात 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। या इसका एक और फार्मूला है, अगर आपको ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो उसका एक और फॉर्मूला है, ई बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईबी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो देखिए कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से, वो भी हम नीचे देख लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। उसमें भी हम उदाहरण ले रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन परमाणु में देख रहे हैं हम पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखिए हाइड्रोजन है तो उसका क्रमांक कितना होगा, जेड, एक होता है। ठीक है, तो जेड कितना लेंगे हम, एक लेंगे। और पहली कक्षा में निकालना मतलब एन कितना लेंगे, एन भी 1 लेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जेड का मान रखा एक और एन का रखा एक, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आएगा। तो फाइनल जो निकल के आया वो
ऊर्जा जो निकल के आई पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, तो कितनी आई? ई बराबर -13.6 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे कोई पूछ ले हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं दूसरी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे, एन की जगह कितनी लेंगे वैल्यू, 2 ले लेंगे। हाँ, तो नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 13.6 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो फाइनल कितना आ जाएगा, है माइनस, ये माइनस माइनस में आएगा, ध्यान रखना, इसको ठीक कर लेना। ई बराबर -3.4, -3.4 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में क्या आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एन की वैल्यू 3 लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ये भी ध्यान रखना, ये भी माइनस में आएगा, इसको ठीक कर लेना, माइनस आएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार हम चौथी कक्षा में देखें तो n बराबर 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -0.85 ईवी आएगा। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ईवी है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी नहीं है वो, ई है ना। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विभिन्न कक्षाओं में। चलिए ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बोहर के परमाणु मॉडल का। तो तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि बोहर के अनुसार, अब देख पा रहे होंगे, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π या इसका पूर्ण गुणज हो। अब इसका क्या मतलब है, मतलब उनमें ही घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं कक्षाओं में जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है, या तो उसका पूर्ण गुणज हो। अब यहाँ पे देखिए, पूर्ण गुणज का मतलब पूर्णांक n, मतलब वो कितना भी हो सकता है n, ठीक है। n की जगह मतलब वो पहली कक्षा में है तो 1 रखेंगे, दूसरी में है तो 2 लेंगे उसके लिए, तीसरी में 3, चौथी में 4 और पांचवी में 5। तो इस प्रकार हमारा कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होगा, कोणीय संवेग होता है NH/2π। यहाँ पर n का मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, जो है ना। इसके अलावा h आपको पता ही है, ठीक है। फिर चौथा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि बोहर ने कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा था और इन्हें नाम दिया के, एल, एम, एन और भी वगैरह वगैरह नाम दिए। तो ऊर्जा स्तर बोला इन्होंने कक्षाओं को बोहर ने, और के, एल, एम, एन नाम दिए। और इसमें अभी पांचवा क्या है, पांचवा पॉइंट, पांचवा बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, मतलब उच्च से जब निम्न में जा रहा है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा को मतलब निकालते हैं। हाँ, अगर इसका उलट देखें, अथवा जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो वह ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कैसे समझेंगे, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर निम्न से उच्च में जाएगा तो क्या करेगा, अवशोषित करेगा। मतलब कि कम से अगर ज्यादा में जाएगा तो उसको ऊर्जा लगेगी,
और ज्यादा से कम में आएगा तो ऊर्जा वो निकालेगा, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी दिया था, वो फॉर्मूला है, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के द्वारा निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2। डेल्टा ई का मतलब है उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा। अब यहाँ पे E1 का मतलब आप नोट कर लेना, E1 का मतलब है जिस जिस कक्षा में गतिमान है इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा। और E2 का मतलब है जिस कक्षा में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा। क्लियर है। E1 मतलब है जिस कक्षा में गतिमान है इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा, और E2 का मतलब है जिस कक्षा में वो जाना चाहता है उस कक्षा की ऊर्जा। चलिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस बेस पे, अभी और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन n बाई दो, n बराबर दो मतलब दूसरी कक्षा से n बराबर एक मतलब पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो इस क्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित की गई ऊर्जा होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी पहली कक्षा में ऊर्जा कितनी होती है, वो तो हमने अभी पहले निकाली जस्ट पहले। तो पहली कक्षा में कितनी थी, -13.6 eV। और दूसरी की भी निकाली थी हमने दूसरी कक्षा में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ना इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2 ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम इसको क्या करना है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे E1 की। तो E1 कितना, -3.4। चिन्ह सहित लेंगे ध्यान रखना, और माइनस था तो माइनस लगाया, फिर माइनस में लिए 13.6। जब ये अंदर का माइनस हटेगा तो प्लस हो जाएगा। तो -3.4 प्लस 13.2 हो जाएगा। और प्लस की संख्या बड़ी है तो 13.2 में से माइनस हो जाएगा 3.4। तो आंसर आ जाएगा फाइनल, डेल्टा ई निकल के आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान रखना ये प्लस में आया है, प्लस में आया है इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, जब भी आपका डेल्टा ई प्लस में आएगा तो इसका मतलब है वो उत्सर्जित करेगा, आप नोट कर लेना। और अगर माइनस में आएगा डेल्टा ई इसका मतलब ये है कि वो अवशोषित करेगा। क्लियर है। वैसे भी ये दूसरी से पहली में गया मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में गया तो उत्सर्जित ही करेगा। चलिए और एक और फैक्ट है इसमें, एक और पॉइंट रह गया है बोहर के परमाणु मॉडल का, वो भी देख लेते हैं। वो ये है, उच्च उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करने पर परमाणु के स्पेक्ट्रम में कुछ रेखाएं प्राप्त होती हैं, और बोहर ने ऐसे स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था। बोहर ने ऐसा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था। तो कुल मिला के स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य अगर आपको निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर hc/डेल्टा ई। ये एक्चुअली में उसी फॉर्मूले से तो आया है जो हमने पहले पढ़ा था, E बराबर hc/लैम्डा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में। अरे ये था ना E बराबर hc/लैम्डा था। यहाँ पे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इधर पहुंच गया और ई उसकी जगह पर आ गया। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है। तो लैम्डा
लेमडा बराबर एच अपॉन डेल्टा ई हो जाएगा। अब ये हमारा खत्म हो गया बोहर का परमाणु मॉडल। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और सिद्धांत है, डी ब्रोगली सिद्धांत। अगले वैज्ञानिक हैं डी ब्रोगली। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था? तो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत दिया था। मतलब डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर में काम करता है, दोहरी प्रकृति का सिद्धांत दिया था। और उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन की प्रकृति एक तो कणीय होती है व तरंगीय दोनों होती है, मतलब कि कणीय और तरंगीय दोनों होती है डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, या डी ब्रोगली के दोहरी प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार। मतलब दो तरह से काम करता है इलेक्ट्रॉन, एक तो कण की तरह और एक तरंग की तरह, दोनों की तरह। और डी ब्रोगली का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, तो ये भी आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है? लेमडा 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 बराबर एच अपॉन पी होता है। क्या होता है? लेमडा बराबर एच अपॉन पी। अब आपको पता है पी पी का मतलब, यहाँ एच का मतलब तो आपको पता ही है। देखिए पी का मतलब क्या होता है, पी मतलब संवेग। संवेग मतलब पी का सूत्र होता है पी बराबर एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या किया है, ये पी की वैल्यू पुट कर दी है, एम भी रख दिया है, तो एक और फार्मूला निकल के आ गया, लेमडा बराबर एच अपॉन एम बी। ठीक है, और लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, एम का मतलब है मास द्रव्यमान कण का, और वी का मतलब है वो कण की वेलोसिटी या वेग। ठीक है, आगे एक और वैज्ञानिक है, इनका भी देख ही लेते हैं। हाइजेन, वैज्ञानिक का नाम क्या है? हाइजेनबर्ग। तो इनका भी देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग का निश्चितता नहीं है, इसको ठीक कर लेना, अनिश्चितता है। क्या है? आएगा यहाँ पर अनिश्चितता। हाँ, इसको ठीक कर लेना, अनिश्चितता। अनिश्चितता का सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था इनके अनुसार किसी गतिशील कण के संवेग एवं स्थिति दोनों साथ साथ नहीं ज्ञात किए जा सकते। मतलब आप किसी गतिशील कण है तो उसका संवेग और स्थिति दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, इनका क्या होता है, इन्होंने बताया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा या बराबर है एच अपॉन 4 पाई से। ये आप याद रखना। यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब है कण की स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी का क्या मतलब है? संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे इसमें।